Hello students, my name is Tripti Singh and I am an assistant professor in Dayal Group of Institutions. The topic which I am going to explain you all is essentials of a valid contract or characteristics or features of a valid contract. As you all know that contract is an agreement which is enforceable by law. So in order to be a valid contract, there are certain elements in it. Now in order to be a valid contract, the first element is offer and acceptance. In order to create a valid contract, it is necessary that there must be at least two parties, one making the proposal and other accepting it. The person who makes the proposal is called promisor or proposer, and the person to whom the proposal is made is called acceptor or promisee. अब ऑफर और एक्सेप्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट होता है टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को ऑफर किया कि हम आपको 50,000 में स्कूटर से आपको सेल करेंगे, और बी ने कहा कि ठीक है हम आपका ये स्कूटर 50,000 में लेने के लिए रेडी हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए ने बी को जो ऑफर दिया वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया. तो यहाँ पे एक तरफ से ऑफर हुआ, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हुआ. तो एक ये जो आपका एलिमेंट हुआ वो हो गया offer and acceptance. That is, to be a valid contract there must be offer and acceptance. Now the second element in a valid contract is intention to create legal obligation. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब हुआ कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कुछ लीगल ऑब्लिगेशन पे बेस्ड होना चाहिए. ऐसे ही हवा में कोई भी बात आप मत करिए. फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ डिनर पे आइए, ठीक. अब वाई जो है किसी भी कारणवश नहीं जा पाए उनके यहाँ डिनर पे, तो यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन या कोई लीगल बाउंडेशन नहीं था वाई पे, और यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे कोई ऐसा लीगल इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का. तो इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक. ये सेकेंड पॉइंट हो गया आपका. नाउ थर्ड इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज और कम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज involved in the contract must be competent to contract. competent to contract का क्या मतलब हुआ? competent to contract का मतलब हुआ कि पहली बात जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो मेजर होनी चाहिए, मतलब 18 साल की ज़्यादा की उम्र के होने चाहिए. दूसरी बात ये कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो साउंड माइंड के होने चाहिए, ल्यूनेटिक पागल या इडियट नहीं होने चाहिए, ठीक. और थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड पॉइंट ये है कि वो जो इन्वॉल्व है पार्टीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए. मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है किसी कॉन्ट्रैक्ट में उनके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो, कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो या कहीं उनका कुछ उन्होंने कुछ इस तरह का करप्शन किया हो या किसी भी लीगल उसमें वो मतलब इन्वॉल्व है किसी भी क्राइम में, ठीक है. इस तरह का उनके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो या डिसक्वालिफाइड बाय लॉ ना हो वो कहीं पर भी. तो इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट. जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, कंपीटेंट का मतलब वही हो गया कि पहली बात तो वो माइनर नहीं होने चाहिए, दूसरी बात अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, और तीसरी बात कि डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ नहीं होने चाहिए. कंपीटेंट तभी होंगे वो, और तभी आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है, अगर आप सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें, कि देयर मस्ट बी समथिंग फॉर समथिंग, ठीक. समथिंग फॉर समथिंग का क्या मतलब हुआ कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब एक पार्टी कोई ऑफर करेगी और दूसरा कोई एक्सेप्टेंस उधर से होगा, तभी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. जैसे अभी आपने फर्स्ट एलिमेंट इसमें समझा, ठीक. तो यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि ठीक है भाई आप अगर हमें अपना ये नोटबुक्स का बंडल हमको सेंड कर देंगे बाय दिसंबर लास्ट तक, तो हम आपको अपने जो ये हमारे पास हमारा ये टेबल रखा हुआ है स्टडी टेबल, ये हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है. इसके बदले हम आपको ये दे देंगे. तो यहाँ पे समथिंग फॉर समथिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ
लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब एक्सचेंज ऑफ समथिंग फॉर समथिंग यहाँ पे हो रहा है, तभी वो लॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर ए ने ऑफर तो कर दिया उनको कि हम आपको नोट्सबुक ये जो रखे हुए हैं वो सेंड करेंगे, मगर बी ने कुछ उसको माना ही नहीं और कह रहे हैं कि ठीक है आप सेंड कर दीजिएगा, तो यहाँ अगर वो ऐसे ही सेंड कर देंगे और बी उनको कुछ नहीं रिटर्न में देंगे तो वो एक तरह का गिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो गिफ्ट होगा वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पे एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए या कोई प्राइस होना चाहिए कि अगर आप कोई सामान किसी को दे रहे हैं तो उसके बदले आप उसको कुछ प्राइस पे करें। देयर मस्ट बी सर्टेन लॉफुल कंसिडरेशन इन्वॉल्व टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर मस्ट बी सम लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो इंटेंशन होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने का वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अब इलीगल का मतलब क्या हुआ या लॉफुल का मतलब क्या हुआ? लॉफुल का मतलब ये हुआ कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी पार्टी के लिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान कह रहा है, ए कह रहा है कि भैया ऐसा है कि वो जो आपके पड़ोसी का बच्चा है उसको आप किडनैप कर लो, ठीक है, तो हम आपको 1 लाख रुपए आपको दे देंगे। तो ये क्या हो गया? ये इलीगल ऑब्जेक्ट हो गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। कि अगर आप किसी का किडनैपिंग करेंगे तो वो कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ नहीं, वो क्राइम हुआ। तो जो भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा कि भाई आप किसी को कोई ऑफर दीजिए जो कि लॉ की नज़र में कोई क्राइम ना हो, ठीक। अगर हम किसी को सामान कोई बेच रहे हैं और वो उसके बदले हमको कोई पैसा दे रहा है तो वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ कि चलिए ठीक है। या हमने किसी का कोई काम कर दिया, किसी एजेंट को कोई काम कहा कि भैया आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम आपको इतना कमीशन आपको दे देंगे, तो वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। मगर अगर किसी की किडनैपिंग, किसी का मर्डर, किसी का ये, तो ये सारी जो लॉ की नज़र में क्राइम है, इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्ट लेकर आप चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो वो जो है वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वहीं पर ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक। ये था आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in order to be a valid contract there must be free consent of the parties। consent का मतलब क्या हुआ? मतलब जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उनकी सहमति होनी चाहिए। मतलब एक ही पॉइंट पर या एक ही बात पर दोनों ही पार्टीज, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी सहमति होनी चाहिए उसमें कि जो आपका जो आपकी मतलब थिंकिंग है वही हमारी भी थिंकिंग है उस चीज़ को लेकर, और जब दोनों का थिंकिंग या दोनों की कंसेंट उसमें मैच करेगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट करते डरा धमका के कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके साथ ऐसा कर देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, जहाँ पे किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के थ्रेट पे आके हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नो फ्री कंसेंट इन्वॉल्व इन इट, ठीक। अब जो फ्री कंसेंट है इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी थ्रेट के थ्रू थ्रेट के बल पे आपसे एग्रीमेंट कराया जा रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो रहे हैं तो उसे कहते हैं लॉ में कोर्सीन, COERCION, दैट इज कोर्सीन, कि आप पे थ्रेट अप्लाई किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कहा कि अगर आप अपना ये मकान हमको नहीं बेचेंगे 20 लाख रुपए में तो हम आपको जान से उड़ा देंगे या हम आपका मर्डर करवा देंगे, या कुछ इस तरह की धमकी दी और गन पॉइंट पे मतलब उनसे साइन करवा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हुआ, आपने अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो कंसेंट थी वो आपकी फ्री कंसेंट नहीं, क्योंकि आप तो नहीं बेचना चाह रहे ना 20 लाख में घर। तो ये जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आप आए हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी सहमति नहीं थी कि अगला बंदा आपसे कोर्सीन या थ्रेट के थ्रू आपसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा है, ठीक। तो in order to be a valid contract there must be free consent of the parties and it should not involve any threat, coercion, fraud, mistake, misrepresentation or undue influence. So these were the elements or essentials of a valid contract, or features or characteristics of a valid contract. I hope you all understood this topic. Thank you so much.